हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स के कुछ प्रॉपर्टीज। जैसे कि हम लोग एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करना चाहते हैं मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी से। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें सारणी के कुछ गुण पढ़ने होंगे और इसके गुण हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी होती है कि किसी भी सारणी के पंक्तियों को, सारणी में आपको बताया गया रो और कॉलम्स होते हैं, उसी को हम लोग कॉलम को स्तंभ कहते हैं और पंक्तियों को रो कहते हैं। यानी कॉलम जो होते हैं, कॉलम मीन्स होता है COLUMN, कॉलम। कॉलम मीन्स होता है स्तंभ। चूंकि स्तंभों हैं तो स्तंभों के लिए कॉलम्स कर सकते हैं और पंक्तियों के लिए रो। पंक्ति के लिए रो होता है। तो किसी सारणी के पंक्तियों को संगत स्तंभों में बदलने पर सारणी का मान नहीं बदलता है। इसकी हम लोग देखते हैं कैसे कर सकते हैं। इसको हम लोग सत्यापित करते हैं। सपोज करते हैं कि एक हमें सारणी दिया गया है A इक्वल 1 2 3 0 5 0 1 6 -2। ये सारणी थी। इसको अगर हम लोग हल करते हैं तो हमें प्राप्त होगा A इक्वल, ठीक है, आपको हल करने का तरीका पता है जी। तो 1, इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो अपने पास बचेगा 5 0 6 -2। फिर यहां पर माइनस चिन्ह होता है 2 लेंगे तो इसे छोड़ेंगे 0 1 0 -2 और +3 करेंगे तो यहां से हम लोग को रो और कॉलम को छोड़ेंगे 0 5 1 6। यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल 1, 5 का -2 से गुना -10, 6 का 0 से गुना 0 होगा -2, 0 का -2 से गुना करेंगे 0 होगा, 1 का 0 से गुना 0 +3, 6 का 0 से 0, 1 का 5 से 5। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल -10 का 1 से गुना -10, फिर -2 का 0 से तो 0 हो जाएगा और 0 -5 की वैल्यू -5 होगी। -5 का 3 से गुना करेंगे -15, यानी कि आ गया -25। तो हम लोग यहां पर सत्यापित करना चाहते हैं कि किसी भी सारणी के पंक्तियों को यदि स्तंभ में परिवर्तित कर दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए अभी हम लोग देखें कि डिटर्मिनेंट लिए हैं, इसकी वैल्यू आ रही है -25। अब इसे हम लोग चेंज करके देखते हैं। क्या चेंज करेंगे? तो जितनी भी पंक्तियां हैं उन पंक्तियों को स्तंभ बना लेते हैं। तो स्तंभ बनाएंगे तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो A इक्वल, देखिए ये है रो नंबर 1, फर्स्ट पंक्ति है, ये सेकेंड पंक्ति है और ये थर्ड पंक्ति है। इसको हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं? पंक्तियों को स्तंभ में चेंज करें। यानी कि फर्स्ट पंक्ति थी 1 2 3, इसे हम लोग लिख देंगे फर्स्ट स्तंभ 1 2 3। सेकेंड पंक्ति थी 0 5 0, इसे हम लोग 0 5 0 सेकेंड कॉलम बना लेंगे। जो तीसरी पंक्ति अर्थात रो है 1 6 -2, इसे तीसरा कॉलम हम लोग बना लेंगे 1 6 -2। इसको भी हल करेंगे तो आना चाहिए -25, क्योंकि प्रॉपर्टी बतला रहा है कि किसी भी सारणी के पंक्ति को अगर उसके संगत स्तंभों में बदल दिया जाए तो सारणी का मान नहीं बदलता है। चलिए इसको हम लोग फिर हल करके देखते हैं कि वास्तव में ऐसा होता है या नहीं। तो डिटर्मिनेंट, इसका हम लोग वैल्यू ज्ञात करेंगे डिटर्मिनेंट ए का। इसको अगर हम लोग हल करना चाहें तो ए इक्वल, पहले 1 के बाद रो और कॉलम छोड़ेंगे 5 0 6 -2, फिर -0 करेंगे तो 2 3 6 -2 +1 करेंगे, +1 लिए हैं, +1 लेंगे तो हम लोग रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो अपने पास अवयव बचेंगे 2 3 5 0। तब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल 1, 5 का -2 से गुना -10, 0 का 6 से -0, ये 0 का गुना करेंगे पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, +1, 2 का 0 से 0 -3 का 5 से 15। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल 1 का -10 में -10 हो जाएगा, ये 0 है, 1 का -15 से -15, अर्थात डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल
-25, यानी हम कह सकते हैं अभी अभी हम लोग इसको हल करके देखे थे कुछ क्षण पहले, तो इसकी वैल्यू आई थी -25, और हम यहां पर से फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लिए हैं, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना लिए हैं, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना लिए हैं, और इसको भी हल कर रहे हैं। इसकी वैल्यू आ रही -25। तो हम कह सकते हैं किसी भी सारणी के पंक्तियों को यदि उसके संगत स्तंभों में बदल दिया जाए तो सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बस ध्यान ये देना होगा कि संगत स्तंभ में चेंज करना है। संगत स्तंभ का मतलब कि अगर ये फर्स्ट पंक्ति है इसे हम फर्स्ट कॉलम में ही रखेंगे, ऐसा नहीं कि फर्स्ट पंक्ति को सेकेंड कॉलम में रख लें या फिर थर्ड कॉलम में रख लें, फिर संगत नहीं रह जाएगा। अर्थात R1 को C1 बना देना है, R2 को C2 बना देना है और R3 को C3 बना देता है। चलिए हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी बताया जा रहा है कि यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्तियां, कोई भी दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ यदि समान है तो सारणी का मान शून्य होता है। अर्थात हम कह सकते हैं अगर कोई सारणी दिया गया है, यदि डेल इक्वल 1 2 3 6 5 0 1 2 3, तब इसकी वैल्यू डेल इक्वल 0 प्राप्त होगी। क्यों 0 प्राप्त होगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस सारणी में रो नंबर 1 और रो नंबर 3 कोई भी दो रो आपस में बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर 1 और 3 बराबर हो रहे हैं, 1 2 बराबर हो जाए, 2 3 बराबर हो जाए, 1 कोई भी दो रो अगर आपस में बराबर होते हैं तो उनकी वैल्यू 0 हो जाती है। या कोई दो कॉलम भी बराबर हो जाए, जैसे डेल इक्वल कर दिया जाए A1 B1 C1, A1 B1 C1 A3 B3 C3, तो इसकी भी वैल्यू 0 ही होगी। क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं A1 B1 C1 फर्स्ट रो और सेकेंड रो बराबर हैं। या फिर कहीं दिया जाए डेल इक्वल 5 6 7 1 2 3 5 6 7, तो इसकी भी वैल्यू 0 ही होगी। बिकॉज आप देख रहे हो कि C1 5 6 7 है और C3 भी 5 6 7 है। यहां पर C1 और C3 आपस में बराबर है, इसका मान 0 हो रहा है। यहां पर R1 और R2 आपस में बराबर हैं, 0 हो रहा है। यहां पर R1 और R3 बराबर हो रहे हैं तो 0 आ रहा है। यानी प्रॉपर्टी 2 आपको याद करके चलना होगा। क्या याद करना होगा कि किसी भी सारणी में यदि कोई दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ आपस में बराबर हो जाते हैं तो उस सारणी की वैल्यू 0 होती है। इसको हम हल करके देखते हैं क्या वास्तव में 0 होती है। तो इसको हम लोग हल भी करके चेक कर सकते हैं। जैसे कि डेल इक्वल 1 लेते हैं, 1 लेंगे तो हम लोग रो और कॉलम के अवयवों को छोड़ देंगे। 5 0 2 3, ये माइनस चिन्ह होता है तो -2 यहां से बचेंगे। देखिए रो और कॉलम के अवयवों को छोड़ेंगे, 6 1 0 3, यहां पर +3 रखते हैं। +3 रखने के बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, तब 6 1 5 2। यहां से हम लोग को देखते हैं कि डेल इक्वल 1, 5 में 3 से मल्टीप्लीकेशन, 2 का 0 से -2, 6 का 3 से और 1 का 0 से माइनस चिन्ह दे दिया जाता है। 6 का 2 से 12, -1 का 5 से 5, तब डेल इक्वल देखिए 1 का गुना 15 में करेंगे तो -2 से 18 तो हो जाएगा 36 जी। 12 -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, और 7 को 3 से गुना करेंगे तो 21। डेल इक्वल कितना आ गया 0। इसको कैलकुलेट किए तो 0। अभी आपको यही बताया गया था कि अगर किसी सारणी की कोई दो पंक्तियां या कोई दो स्तंभ समान है तो सारणी का मान 0 होता है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। तो अगर इस तरह के कई क्वेश्चन दिए जाएं जहां पर कि कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ के अवयव समान पाए जाएं
तो उसको हमें एक्सपेंड करने की आवश्यकता नहीं होगी, डायरेक्ट वहां पर हम लोग डेल इक्वल 0 लिख सकते हैं। चलिए हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 3 चेक करते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं, तीसरी प्रॉपर्टीज है कि यदि किसी सारणिक के कोई दो स्तंभ, कोई भी दो स्तंभ या कोई दो पंक्तियां परस्पर परिवर्तित कर दी जाए तो सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यानी कि प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस रहेगा। इसे समझते हैं, अगर कहीं पर एक सारणी दिया गया है डेल इक्वल ए बी सी 1 2 3 0 -5x, यहां पर यदि हम लोग किन्हीं दो स्तंभों को आपस में बदल लेते हैं, मान लेते हैं कि स्तंभ नंबर फर्स्ट के जगह पर स्तंभ नंबर सेकंड को, सेकंड के जगह पर फर्स्ट को कर लेते हैं, यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं, देखिए ये C1 कहलाता है, ये C2 कहलाता है, ये C3 कहलाता है, ये R1 होता है, ये R2 है और ये R3 है। तो अगर हम लोग यहाँ पर परिवर्तन करना चाहें, किसी भी दो स्तंभ को परस्पर परिवर्तित करें या किन्हीं दो कॉलम, यानी कि स्तंभ मींस कॉलम, किन्हीं दो कॉलम को या किन्हीं दो रो को, चलिए हम लोग चेंज क्या कर रहे हैं, C1 को चेंज कर रहे हैं, C1 इंटरचेंज C2, यानी C1 के जगह पर C2 और C2 के जगह पर C1, तब डेल्टा इक्वल आपको क्या करना होगा, देख रहे हैं डिटरमिनेंट के पहले कोई चिन्ह नहीं अर्थात पॉजिटिव है, यहाँ पर माइनस चिन्ह कर देना होता है और तब यहाँ पर लिखना होगा C1 के जगह पर ABC था, क्या जाएगा 1 2 3 और 1 2 3 के जगह पर ABC, बाकी ये जो तीसरा है जैसे था वैसे ही रह जाएगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर किन्हीं दो स्तंभ को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणी का चिन्ह भी परिवर्तित हो जाता है। अगर फिर से एक बार हम यहाँ पर परिवर्तन करना चाहें, डेल्टा बराबर इतना है, इससे अगर हम लिखना चाहें, फिर चेंज करें, मान लो कि रो को चेंज कर रहे हैं, R1 को चेंज इंटरचेंज कर रहे हैं किससे, R3 से, ये इंटरचेंज होता है R1, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं R1 को R3 से परिवर्तित करने पर, तो अगर परिवर्तित करेंगे तो डेल्टा इक्वल, आप देख रहे हो कि R1 को R3 से करना है, पहले चिन्ह क्या है माइनस है, तब क्या बन जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहां पर R1 के जगह पर कौन चला जाएगा R3, तो R3 है 3CX, बाकी R2 देखिए R1 R3 चेंज करना, R2 को कुछ नहीं करना, R2 जैसे है 2B-5 और R3 जो था 3CX, ये ऊपर चला गया है, इसके जगह पर कौन आ जाएगा R1 1A0। तो आपको मुख्य रूप से ये बात याद रखनी होगी, इसको हम लोग जब 4.2 हल करेंगे, आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इस प्रॉपर्टी की आवश्यकता पड़ेगी। ये प्रॉपर्टी क्या है अपनी, यदि किसी सारणी के कोई दो स्तंभ, कोई भी दो स्तंभ ले लीजिए, कोई दो पंक्तियां ले लीजिए, तो उन्हें परिवर्तित करने पर सारणी का चिन्ह बदल जाता है। अगर धनात्मक रहेगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक रहेगी सारणी तो धनात्मक हो जाएगी। जी धन्यवाद। तो हम लोग देखेंगे इसका प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी नंबर 4 यानी चौथा प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टी जब हम लोग देखे जस्ट, तो चौथी प्रॉपर्टी बताई जा रही है डिटरमिनेंट्स की, यदि सारणी के किसी स्तंभ या पंक्ति का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक राशियों का योग हो तो वह सारणिक उसी क्रम में 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के बराबर होता है। जैसे हम लोग इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं, अगर कहीं कोई एक सारणिक दिया गया है डेल इक्वल A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3, और इसको हम मान लो C1 C2 C3 को कर लें, ये C1 C2 C3 में देकर के C1 प्लस अल्फा, C2 प्लस बीटा, C3 प्लस गामा, इस तरह से दी गई है।
यहाँ पर एक सारणी दिया गया हम लोग को कि डेल इक्वल फर्स्ट स्तंभ में A1 A2 A3, दूसरे स्तंभ में B1 B2 B3, तीसरे स्तंभ में C1 प्लस अल्फा C2 प्लस बीटा और C3 प्लस गामा है। और यहाँ पर प्रॉपर्टीज क्या बताई जा रही है, यदि सारणी के किसी स्तंभ में, तो देखिए किसी भी स्तंभ में, स्तंभ नंबर 3 में देख रहे हैं, प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक राशियों का योग है। यहाँ पर प्रत्येक अवयव यानी 1 2 3 तीन अवयव है स्तंभ नंबर 3 में, तीनों योग के रूप में लिखे गए हैं। इस सारणी को हम लिख सकते हैं डेल इक्वल A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस फिर A1 A2 A3 B1 B2 B3। अब देखिए यहां पर C1 C2 C3 हो चुका था, तो यहां पर हम लिखेंगे अब अल्फा बीटा और गामा। तो अगर कहीं पर इस तरह का डिटर्मिनेंट दिया जाए जहां पर कि कोई भी एक स्तंभ या कोई भी एक पंक्ति अगर योग के रूप में हो, तो उसे हम लोग एडिशन के रूप में, अगर यहाँ प्लस चिन्ह देख रहे हैं तो यहाँ प्लस देंगे, माइनस चिन्ह रहता है तो यहाँ पर माइनस देते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रॉपर्टी नंबर 4 के अनुसार समझ सकते हैं। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं बाय एग्जांपल, अगर कहीं दिया जाए एक डिटर्मिनेंट डेल इक्वल दिया गया है 3 प्लस 5 2 प्लस 6 7 प्लस 1 5 2 6 0 1 3, इसे हम लोग लिख सकते हैं डेल इक्वल, यहां से देखिए 3 2 7 और 5 6 1 को छोड़ देते हैं, बाकी 5 2 6 0 1 3। आप देखिए प्लस चिन्ह है, प्लस करेंगे। अब यहां पर 5 6 1 फिर 5 2 6 और 0 1 3। यहां पर आप देखते हैं कि इसको यदि आप हल करें, इस पूरे को हल करें या फिर इन दोनों को हल करके जोड़ दें, इन दोनों के मान आपस में बराबर आएंगे, करके देख सकते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 ध्यान रखेंगे कि किसी भी सारणी के किसी स्तंभ या पंक्ति का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक राशियों का योगफल हो, तो वह सारणी उसी क्रम में 2 या 2 से अधिक सारणी गुणों के योग के बराबर होगी। क्रम का मतलब देखिए इसका क्रम क्या होगा, तो इसमें रो और कॉलम की संख्या 3 3 है, 3/3 ऑर्डर का है। जो योगफल बनेगा वह भी 3/3 ऑर्डर का ही बनेगा। ये भी आप देख रहे हैं 3/3 ऑर्डर है, दोनों 3/3 ऑर्डर के बन रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, देखिए यहां पर दिया गया प्रॉपर्टी 5, किसी सारणी का मान शून्य होता है यदि इसके किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो। यदि किसी भी सारणी में अगर उसके एक पंक्ति के या किसी एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य ले लिए जाते हैं, तो उस सारणी का मान भी शून्य हो जाएगा, ऐसा बताया जा रहा प्रॉपर्टी में। इसका एग्जांपल आप कह सकते हैं, अगर कहीं एक सारणी दिया गया है डेल इक्वल 0 1 3 0 x p 0 -1 और 2, अगर ऐसा कहीं एक सारणी दिया गया है तो इस सारणी का मान होगा 0। क्यों 0 हुआ, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि इसमें रो नंबर 1 के सभी अवयव शून्य हैं। और आपको यहां बताया भी गया कि किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में सभी अवयव शून्य हो जाएं, तो जैसे कि एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, अगर कहीं दे दे जाए डेल इक्वल 0 0 0 1 3 2 5 1 0, तो आप कहेंगे कि इसका मान कितना होगा, डेल इक्वल 0। क्यों 0 हुआ, तो इसका प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या बताया गया कि किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में, तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट रो में सभी अवयव 0 हैं, इसलिए इसका मान 0 प्राप्त हुआ। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में सभी अवयव 0 हैं, इसका मान 0 प्राप्त हुआ। आपको हल करने का तरीका बताया गया है, हल करके चेक कर सकते हैं, वो 0 आएगा ही आएगा। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6।
हाँ देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 है, यदि किसी सारणी की दो पंक्तियों या स्तंभों के अवयव समानुपाती हैं तो सारणी का मान शून्य होता है। इसको हम लोग देखते हैं समानुपाती एग्जाम्पल इसका हम लोग चेक करते हैं। अगर दिया जाए डेल इक्वल 3 2 6 1 0 5 6 4 12, अगर ये क्वेश्चन दिया जाए तो आप इसका भी मान शून्य रखेंगे, इस सारणी का मान 0 होगा। मान क्यों 0 होगा? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो रो नंबर 1 है और रो नंबर 3, यानी कि रो नंबर 1 में अवयव है 3 2 6 और ये है 6 4 12, ये समान अनुपात में है। 3 2 6 और 6 4 12 समानुपाती है। समानुपात समझते हैं, इन दोनों के अनुपात आपस में बराबर है, इसलिए इसका मान 0 होगा। या फिर आप ऐसे इसे चेक कर सकते हैं, डेल इक्वल, देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं कि रो नंबर जो 3 है 3 में से कुछ कॉमन ले रहे हैं। क्या कॉमन ले? 2 कॉमन ले रहे हैं, तो 2 बाहर आ गया। बाकी रो नंबर 1 3 2 6, रो नंबर 2 1 0 5, रो नंबर 3 से हम लोग 2 कॉमन लिए हैं तो 2 बाहर निकला, तो 6 के जगह पर हो जाएगा 3, 4 के लिए हो जाएगा 2 और 12 के लिए हो जाएगा 6। अभी हम लोग पीछे प्रॉपर्टी में पढ़े कि अगर किसी भी सारणी के कोई भी दो पंक्तियां या कोई भी दो स्तंभ आपस में बराबर हो जाए तो उसका मान शून्य होता है। तो डेल इक्वल टू, हम देख रहे हैं कि ये दोनों रो आपस में बराबर है, इसका मान शून्य होना चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई 0 यानी कि 0। तो आप कह सकते हैं कि सारणी की दो पंक्तियों स्तंभों के अवयव समानुपाती हैं या आपस में बराबर हैं। समानुपाती होंगे तब भी 0 होगा, बराबर होंगे तब भी इसका मान 0 होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट दिया जा रहा है, यदि आव्यूह ए इक्वल ए आई जे, कोई एक आव्यूह है और आव्यूह की कोटि क्या है? n बाई एन, और k कोई एक अदिश है जिसके लिए प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट ऑफ k a इक्वल k टू द पावर n इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। इसको एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। एग्जांपल दिया गया है कि यदि कहीं पर दिया जाए एक आव्यूह a इक्वल 1 2 0 0 2 1 3 6 -9, यह एक आव्यूह दिया गया। इस आव्यूह का ऑर्डर क्या होगा? तो 3/3 ऑर्डर का यह आव्यूह है। अब मान लीजिए कि एक कोई संख्या दिया जाए, के जगह पर ए बी सी डी या फिर कोई संख्या आप रख सकते हैं, 5 7 कुछ भी रख सकते हैं। यहां पर हम रखें, अगर आपसे बोला जाए कि 8a की वैल्यू ज्ञात करें, 8a की वैल्यू ज्ञात करें, तो इसको हमें हल करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली हम इसे लिख सकते हैं 8, देखिए के टू द पावर n, 8 टू द पावर n कहां से आया? तो ऑर्डर से। ऑर्डर क्या है? 3/3, तो 8 टू द पावर 3, और फिर हम यहां पर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट a की वैल्यू रख लेंगे। तो इस तरह से हम हल कर सकते हैं, यानी कि हमें 8a की वैल्यू ज्ञात करने में जरा कठिनाई हो सकती थी, संख्याएं बड़ी बड़ी जटिल हो सकती थी, और यहाँ पर डायरेक्टली हम केवल a का डिटर्मिनेंट ज्ञात करके रख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी नंबर इसका 8 है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहां पर बताया जा रहा है कि यदि ए और बी क्या है? तो ए मैट्रिक्स है, बी भी मैट्रिक्स है। यदि ए और बी समान कोटि के, यानी कि दोनों आव्यूहों के ऑर्डर बराबर हो, 2/2 अगर ए है तो बी भी 2/2 होना चाहिए। ए यदि 3/3 है तो बी भी 3/3 होना चाहिए। तो यदि ए और बी समान कोटि के दो वर्ग आव्यूह है, ये भी कंडीशन है कि ये वर्ग आव्यूह ही होने चाहिए। अगर ये समान कोटि वाले हों और वर्ग आव्यूह हों तो
ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट जो है इसको ज्ञात करने के लिए हम अलग अलग ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट ज्ञात करके इसका आपस में गुना कर सकते हैं, और गुना करने पर वही मान आएगा जो कि ए और बी का गुना करके आता है, इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो ये इसके प्रॉपर्टीज होते हैं। इसके अलावा इन प्रॉपर्टीज के माध्यम से जो प्रॉपर्टीज हम लोग अभी पढ़े, प्रॉपर्टी 1 2 3 4 ऐसे करते प्रॉपर्टी नंबर 9 तक पढ़े हैं। तो इन प्रॉपर्टीज के माध्यम से अगर आप ये प्रॉपर्टी समझ सकते हैं तो एक्सरसाइज 4.2 को आप बहुत ही इजीली हल कर सकते हैं, बहुत ही आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। इन यानी कि एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करने के लिए आप इन सभी प्रॉपर्टीज का अध्ययन जरूरी से कर लेंगे। अपने बुक में भी देखेंगे, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपको लिखा हुआ मिलेगा, और यहाँ पर